द बॉयज का सीजन 5 एपिसोड 3 सिर्फ फाइट्स के बारे में नहीं है, यहाँ रिश्तों का खून होता है। एक बेटा अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है और एक पुरानी गलती किसी की जान ले लेती है। दोस्तों, कॉमिक फैंस को ये एपिसोड देखकर झटका लगेगा, क्योंकि जिसे हम शो में महान सोल्जर बॉय समझते हैं, वो कॉमिक्स में होमलैंडर के जूते साफ करता था। और ब्लैक नॉयर का असली राज तो शो ने पूरी तरह बदल ही दिया। वेलकम टू फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मैं हूँ रफत रियाज और आज हम इस एपिसोड की डार्क और क्रेजी स्टोरी का ब्रेकडाउन करेंगे। साथ ही कॉमिक्स के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो हमें शो में नहीं दिखाया गया। एपिसोड की शुरुआत होती है रशिया के एक वीरान मेंशन से, जहाँ रायन अकेला छुपा है। कुछ सोल्जर्स उसे मारने आते हैं, पर रायन उन्हें बड़ी ही आसानी से धूल चटा देता है। ट्विस्ट ये है कि उन्हें लगा था वो CIA का बेस है, पर वो रायन का अड्डा था। एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब कैमरे की लाइट चमकती हैं और होमलैंडर मीडिया के सामने एक ऐसी अनाउंसमेंट करता है जो पूरे वॉट यूनिवर्स को हिला कर रख देती है। होमलैंडर, जो हमेशा से अपने आप को सबसे ऊपर मानता था, आज अपना सीना चौड़ा करके ये बताता है कि सोल्जर बॉय कोई और नहीं बल्कि उसका असली डैड है। वॉट ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और सोल्जर बॉय को ऑफिशियली द 7 का नया मेंबर बना दिया। ये देखना काफी अजीब और दिलचस्प है कि कैसे दो सबसे ताकतवर सूप्स जो एक दूसरे को दिल से नफरत करते हैं, आज कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए एक परफेक्ट फैमिली का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ शो के मेकर्स ने एक बहुत ही तीखा और बोल्ड पॉलिटिकल जोक मारा है। सीन में दिखाया जाता है कि सोल्जर बॉय रशिया के प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये दिखाया गया है, सोल्जर बॉय ने रशिया के लिए काम किया था और अब वॉट उसकी पुरानी इमेज को पूरी तरह सुधारने की कोशिश कर रही है ताकि वो रशियन स्पाई होने के इल्जामों से बरी हो सके। ये जोक थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये आज की रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर सीधा निशाना है। शो रनर्स दिखाना चाहते हैं कि कैसे बड़े लीडर्स और पावरफुल लोग अपने फायदे के लिए हिस्ट्री और सच्चाई को बदल देते हैं। सीन का कॉमेंट्री एंगल इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो थोड़ा सरफेस लेवल भी फील होता है। फिर भी होमलैंडर के चेहरे की वो नकली मुस्कुराहट ये साफ कर देती है कि ये दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है और पर्दे के पीछे बाप और बेटे की ये जंग बहुत भयानक होने वाली है। यहाँ सोल्जर बॉय एक बैड एस अल्फा है जो होमलैंडर को पैथेटिक बाय प्रोडक्ट बोलकर उसकी बेइज्जती करता है। वो इतना पावरफुल है कि होमलैंडर भी उससे डरता है, जबकि कॉमिक्स में सोल्जर बॉय एक नंबर का डरपोक और चापलूस कैरेक्टर है। वो होमलैंडर की हर बात मानता है ताकि वो द 7 में बना रहे। अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा सवाल, सोल्जर बॉय उस वायरस से बच कैसे गया। सिस्टर सेज रिवील करती है कि सोल्जर बॉय को पावर्स कंपाउंड V1 से मिली थी। ये ओरिजिनल वर्जन है जो नए सूप्स के कंपाउंड V से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब V1 से बनने वाले सूप्स जैसे सोल्जर बॉय, स्टॉर्म फ्रंट, बॉम्बसाइड न तो बूढ़े होते हैं और न ही उन्हें मारना आसान है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें मारा नहीं जा सकता। हमने स्टॉर्म फ्रंट को मरते देखा था। सीजन 2 के फिनाले में रायन ने अपने हीट विजन से स्टॉर्म फ्रंट को लगभग राख कर दिया था। भले ही V1 की वजह से वो फौरन मरी नहीं और सीजन 3 तक हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी रही, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो कभी रिकवर नहीं कर सकती थी। इसलिए स्टॉर्म फ्रंट ने हॉस्पिटल में अपनी जान ले ली। उसकी बॉडी इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि V1 की हीलिंग पावर भी उसे वापस नॉर्मल नहीं कर पाई। कहानी पर वापस आते हैं। V1 वाली बातें सुनकर होमलैंडर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जानता है कि वो नॉर्मल कंपाउंड V से बना है, ना कि V1 से। उसे डर है कि वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाल झड़ जाएंगे, जैसे हमने पिछले सीजन में भी देखा था, और आखिर में मौत उसे भी आएगी। एपिसोड में रिवील हुआ कि V1 पुराने सूप्स को अमर बनाता है। कॉमिक्स में कंपाउंड V के अलग वर्जन्स हैं, पर V1 को लेकर इतना बड़ा ड्रामा और इमॉर्टैलिटी का एंगल इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया। शो ने इसे एक गॉड लेवल पावर अप बना दिया है। अब कहानी में चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। बुचर के दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार है कि किसी भी तरह उस वायरस का डोज सीधा होमलैंडर की रगों में उतार दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि होमलैंडर अब पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा। सोल्जर बॉय के वापस आने और अपनी मौत का डर देखकर वो वॉर टावर में छुप गया है। उसे वहां से बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। इसलिए एनी और ह्यूई एक नया रास्ता चुनते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि अगर होमलैंडर को V1 मिल गया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस रेस में जीतने के लिए एनी कांटेक्ट करती है मरी से, जिससे हम जनवी में मिल चुके हैं। मरी की मदद से एक ऐसी मीटिंग फिक्स होती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
ये मीटिंग होती है स्टैन एडगर के एक सीक्रेट और पुराने बंकर में। दोस्तों, एक ही कमरे में वो लोग बैठे हैं जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। स्टैन और जोई, जिन पर बुचर ने विक्टोरिया की मौत का जख्म छोड़ा है, आज इन्हीं के साथ बैठे हैं। यहाँ एमएम अपना लीडर वाला रूप दिखाता है और सबको समझाता है कि अभी इन्हें पर्सनल दुश्मनी और नफरत साइड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर होमलैंडर गॉड बन गया तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। स्टैन एडगर, जो हमेशा से चेस का महान खिलाड़ी रहा है, इन्हें वॉर्ड के पुराने क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स देता है। इन डॉक्यूमेंट्स में छुपे हैं वो राज, वो लोकेशंस और वो पुराने लैब्स जहां वॉर्ड ने कभी कंपाउंड V1 को संभाल कर रखा था। अब बॉयज के पास एक निशाना है, एक मंजिल है, लेकिन क्या वो होमलैंडर से पहले वहां पहुंच पाएंगे? क्योंकि रेस अब सिर्फ ताकत की नहीं, वक्त की भी है। बंकर में इनकी मुलाकात होती है मैवरिक से, जो ट्रांसलूसेंट का बेटा है। ट्रांसलूसेंट को हमने सीजन 1 में देखा था। उसे ह्यूई, बुचर और फ्रेंची ने मार दिया था। स्टैन ने मैवरिक को मैनिपुलेट किया कि होमलैंडर ने उसके डैड को मारा ताकि वो वॉर्ड ज्वाइन न करे। बेचारा ह्यूई, जो झूठ बोलने में बिल्कुल कच्चा है, ओवर एक्टिंग करने लगता है। यहाँ एमएम को पता चलता है कि स्टैन असल में द 7 को रिप्लेस करने के लिए अपनी एक नई टीनेज किक्स टीम बना रहा है। आखिर में एक इमोशनल मोमेंट आता है। ह्यूई जोई से विक्टोरिया की मौत के लिए सॉरी बोलने जाता है। जोई अभी भी हर्ट है, वो ह्यूई को माफ नहीं करती। इसके बाद जोई बंकर से बाहर जाकर रायन से मिलती है, जो रशिया से वापस आया है। वो रायन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो बुचर को मारने में उसकी हेल्प करे। रायन इस बात से अग्री नहीं करता। इससे जोई इरिटेट हो जाती है और वापस बंकर में चली जाती है। अब रायन को फील हो जाता है कि बुचर आसपास ही है। रायन उससे नाराज है क्योंकि सीजन 4 में बुचर पूरे सीजन रायन को होमलैंडर से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में रायन को पता चल जाता है कि बुचर और ग्रेस उसे बेसिकली एक वेपन की तरह यूज करना चाहते थे ताकि होमलैंडर को मारा जा सके। अब बुचर उसे शांत करता है और उसे पब ले जाता है। ये बात करते हैं बेक्का का बदला कैसे लेना है। रायन होमलैंडर को ट्रैप करेगा और वायरस का यूज करके दोनों साथ में खत्म हो जाएंगे। रायन मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो होमलैंडर 2.0 बने। इसी डर की वजह से होमलैंडर अब मेंटली टूटने लगता है। उसे हैलुसिनेशन होने लगते हैं। वो मैडेलिन को एक एंजेलिक फॉर्म में देखने लगता है। ये एंजेलिक स्टिलवेल उसे कन्विंस करती है कि जो लोग उस पर यकीन नहीं करते उन्हें खत्म कर देना चाहिए। रियलिटी और इमेजिनेशन अब मिक्स होने लगे हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि होमलैंडर अब सिर्फ वही बात सच मानता है जो उसकी ईगो को सेटिस्फाई करे। मैडेलिन का अपीयरेंस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मर बॉस नहीं थी, वो होमलैंडर के लिए मदर फिगर भी थी और इमोशनल कंफर्ट का सोर्स भी। अब जब होमलैंडर मेंटली अनस्टेबल हो रहा है, उसका दिमाग वही फेस क्रिएट करता है जो उसे वैलिडेशन और कंफर्ट देता था। और यही चीज सबसे स्कैरी है। होमलैंडर को किसी विलन ने मॉन्स्टर नहीं बनाया। उसका अकेलापन और इनसिक्योरिटी धीरे धीरे उसे तोड़ते गए। उसका बचपन एक लैब में गुजरा, न फैमिली थी न नॉर्मल इमोशनल सपोर्ट। इसीलिए वो हमेशा अप्रूवल और प्यार का भूखा रहा। अब जब उसके पास अनलिमिटेड पावर है और उसे रोकने वाला कोई नहीं, तो उसका इनर डैमेज बाहर आने लगा है। इसी वजह से वो दुनिया को अब सिर्फ 2 कैटेगरीज में देख रहा है, बिलीवर्स और ट्रेटर्स। कॉमिक्स में होमलैंडर का वर्जन काफी ज्यादा स्ट्रेट अप इविल और अनस्टेबल है। वहाँ उसकी बेरहमी पर ज्यादा फोकस है। साइकोलॉजिकल डेप्थ या सिंपैथी एंगल ऑलमोस्ट न के बराबर है। इसी वजह से एपिसोड में जो उसका मेंटल ब्रेकडाउन दिखाया गया है, वो शो का एक एडिड लेयर है जो उसके कैरेक्टर को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग बनाता है, जबकि कॉमिक्स का टोन इस तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर नहीं करता। होमलैंडर एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में है। वो बाथ टब में बैठा है और बाथ टब दूध से भरा हुआ है। इसी स्टेट में वो सोल्जर बॉय से बात करता है और बोलता है, मेरे लिए V1 ढूंढ के लाओ। यहाँ क्लियरली सोल्जर बॉय उसका काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन होमलैंडर को फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी हाल में V1 चाहता है, चाहे सोल्जर बॉय हेल्प करे या न करे, या वॉर्ड सपोर्ट करे या न करे। होमलैंडर अपनी टीम यानी डी, ब्लैक नॉयर और सिंडी को स्टैन के बंकर भेजता है। जब ये सूप्स एक गैस स्टेशन से गुजरते हैं, फ्रेंची और किमिको अपनी वैन में फ्यूल भर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को नोटिस ही नहीं करते। उस वक्त फ्रेंची और किमिको फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। किमिको चाहती है सिंपल लाइफ, फैमिली, बच्चे, जबकि फ्रेंची को बच्चे नहीं चाहिए। इससे किमिको हर्ट हो जाती है।
ऐसे सीन्स में अक्सर एक डार्क हिंट होता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। हिंट मिल रहा है कि शायद फ्रेंची फ्यूचर में मर सकता है, और क्योंकि किमिको प्रैक्टिकली इमॉर्टल है पर फ्रेंची नहीं। अब आते हैं दो बड़े ट्विस्ट। जोई फ्रेंची और किमिको वाली वैन में छुप कर निकल गई है। वो पहुंचती है एरी काउंटी पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, जहां वो समीर से मिलती है। यहाँ बड़ा खुलासा होता है। जोई बता देती है कि विक्टोरिया को होमलैंडर ने नहीं, बुचर ने मारा था। इससे समीर का पूरा नजरिया बदल जाता है। वो फौरन अपना बनाया हुआ सूप किलिंग वायरस बर्बाद कर देता है। वो जोई को लेकर वहाँ से चला जाता है। मतलब बॉयज का मेजर वेपन खत्म। बंकर के अंदर स्टैन एमएम को बताता है कि वो सिस्टम बदलना नहीं चाहता, बस पावर वापस चाहता है। वो इन बच्चों को अपना नया पपेट टीम बनाना चाहता है। एमएम उसे वार्न करता है कि अगर उसने बच्चों को एक्सप्लॉइट किया तो वो उसे मार देगा। वॉर्डसूप्स बंकर पहुंच चुके हैं। फाइट शुरू होती है। मैवरिक को पता चल जाता है कि उसके डैड का असली कातिल ह्यूई है, और वो गुस्से में बॉयज पर हमला कर देता है। कंफ्यूजन में सिंडी मैवरिक को मौत के घाट उतार देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका डैड ट्रांसलूसेंट मरा था। अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ ट्रांसलूसेंट नाम का कोई बंदा था ही नहीं। वहाँ उसकी जगह जैक फ्रॉम जुपिटर था। शो ने ट्रांसलूसेंट को स्पेशली इसलिए बनाया ताकि ह्यूई के हाथों पहला खून करवाया जा सके और उसका बेटा मैवरिक स्क्रिप्ट में ड्रामा ला सके। कहानी पर वापस आते हैं। स्टैन सिचुएशन देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान बैकफायर हो जाता है। ब्लैक नॉयर स्टैन को पकड़ लेता है। कॉमिक्स में वॉर्ड के एग्जीक्यूटिव जरूर हैं, लेकिन स्टैन जैसा आइकॉनिक मैनिपुलेटर या स्ट्रैटेजिस्ट वहाँ इतना मेन नहीं है। इसी वजह से शो एक स्ट्रॉन्ग थीम स्टैब्लिश करता है कि असली विलन सिर्फ सूप्स नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जो उन्हें बनाता, कंट्रोल करता और प्रॉफिट के लिए यूज करता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। डीप नॉयर को ही धोखा दे देता है। वो नॉयर और स्टैन को बेहोश करता है, फिर नॉयर को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और स्टैन को लेकर निकल जाता है। डीप का मोटिव सिंपल है। वो होमलैंडर को इम्प्रेस करना चाहता है, क्योंकि वो एनी को पकड़ने में फेल हो गया था। तो सोचता है स्टैन एडगर को पर्सनली डिलीवर करेगा तो उसे ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। डीप को शो अक्सर कॉमिक रिलीफ की तरह प्रेजेंट करता है, इसलिए लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उसका कैरेक्टर काफी डार्क है। डीप का सबसे बड़ा इशू ये है कि उसकी कोई स्ट्रॉन्ग पहचान या ज़मीर नहीं है। वो बस अप्रूवल चाहता है, स्पेशली पावरफुल लोगों का अप्रूवल, जैसे होमलैंडर। इसी वजह से डीप खुद फैसले नहीं लेता। वो बस पावरफुल लोगों की अप्रूवल के पीछे भागता रहता है, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। यहाँ एपिसोड एक इम्पॉर्टेंट सोशल कमेंट्री करता है। डिक्टेटर्स या खतरनाक लीडर्स सिर्फ अपनी पावर की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ऐसे लोग जो बिना सवाल किए उन्हें ब्लाइंड सपोर्ट करते रहते हैं। डीप खुद मास्टरमाइंड नहीं है, लेकिन उसकी ब्लाइंड लॉयल्टी उसे सिस्टम का खतरनाक हिस्सा बना देती है। शो यही दिखाता है कि कभी कभी बुराई सिर्फ मॉन्स्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से भी बढ़ती है जो पावर के सामने झुक जाते हैं। कॉमिक का सबसे बड़ा धमाका ये था कि ब्लैक नॉयर असल में होमलैंडर का क्लोन है। उसे वॉर्ड ने इसलिए बनाया ताकि अगर होमलैंडर पागल हो जाए तो नॉयर उसे मार सके। शो में ये ट्विस्ट पूरी तरह खत्म कर दिया गया। स्टोरी पर वापस आते हैं। इतने खून खराबे से परेशान होकर एनी द बॉयज टीम छोड़कर चली जाती है। एनी का ये फैसला पहले सेल्फिश लग सकता है, लेकिन असल में ये एक इमोशनल चॉइस है। जब वो ह्यूई को मरा हुआ समझ लेती है, उसे एहसास होता है कि ह्यूई के साथ रहने का मतलब है हमेशा डर और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन के साथ जीना। हर मिशन में उसका फोकस टूट जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि ह्यूई को कुछ हो न जाए। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अगर उसे सच में वॉर्ड और होमलैंडर के खिलाफ लड़ना है तो शायद उसे कुछ पर्सनल अटैचमेंट्स कुछ वक्त के लिए छोड़ने पड़ेंगे। यानी कभी कभी सही काम करने के लिए इमोशनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हीरो बनना सिर्फ पावर या ब्रेवरी का मैटर नहीं होता। कभी कभी अपने सबसे करीबी लोगों से भी दूर जाना पड़ता है ताकि बड़े मिशन पर फोकस किया जा सके। एपिसोड के आखिर में होमलैंडर और रायन का आमना सामना होता है। रायन उसे बेक्का के लिए कन्फ्रंट करता है और उस पर अटैक कर देता है। होमलैंडर रायन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। बुचर वहां पहुंचता है और देखता है कि रायन जिंदा है। होमलैंडर ने रायन को जिंदा छोड़कर अपनी मौत का बीज बो दिया है, क्योंकि अब रायन के दिल में सिर्फ नफरत बची है। स्टेक्स अब नेक्स्ट लेवल पर हैं। रायन इस एपिसोड का इमोशनल कोर है। वो होमलैंडर से लड़ रहा है और बुचर के साथ मिशन के लिए तैयार है। कॉमिक्स में रायन जैसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। बेक्का का बच्चा पैदा होते ही मर गया था।
शो ने रायन को जिंदा रखकर पूरी कहानी ही बदल दी ताकि होमलैंडर को एक इमोशनल कमजोरी दी जा सके। इसका मतलब है कि रायन को जो पूरा ट्रैक दिखाया गया है वो एक्चुअली शो का एक ओरिजिनल एडिशन है। शो और कॉमिक्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी थीम्स में है। शो की कहानी पावर, ट्रॉमा, आइडेंटिटी और इमोशंस पर ज्यादा फोकस करती है। यहाँ कैरेक्टर सिर्फ एक्शन नहीं करते बल्कि उनके फैसलों के पीछे फीलिंग्स और पर्सनल स्ट्रगल्स भी दिखाए जाते हैं। पॉलिटिक्स और मीडिया सटायर भी स्टोरी में नेचुरली फिट किया गया है, इसलिए शो ज्यादा रियलिस्टिक और रिलेटेबल फील होता है। दूसरी तरफ कॉमिक्स का टोन काफी ज्यादा डार्क, रॉ और एक्सट्रीम है। वहाँ मेन फोकस सुपर हीरो कल्चर का ब्रूटल मजाक उड़ाने और शॉक वैल्यू क्रिएट करने पर होता है। कॉमिक्स में इमोशनल डेप्थ और कैरेक्टर साइकोलॉजी पर उतना फोकस नहीं दिया गया जितना शो में दिया गया है। रायन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी के सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स में से एक है, क्योंकि वो दो एक्सट्रीम आइडियोलॉजिस्ट के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ बुचर है जो मानता है कि दुनिया तभी सेफ होगी जब सारे सूप्स खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ होमलैंडर है जो अपनी पावर के दम पर दुनिया पर रूल करना चाहता है। रायन इन दोनों सोच के बीच एक चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो बुचर का रास्ता चूज करता है तो उसका फ्यूचर वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है, और अगर वो होमलैंडर को फॉलो करता है तो वो जुल्म और डर का सिंबल बन सकता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ पावर में नहीं होती बल्कि इस बात में होती है कि उस पावर का यूज कैसे किया जा रहा है। रायन का फ्यूचर अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि वो प्रोटेक्टर बनेगा या डिस्ट्रॉयर। सोल्जर बॉय और फायर क्रैकर का सीन पहले देखने पर रैंडम या सिर्फ फनी लग सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग छुपा है। सोल्जर बॉय रिश्तों को इमोशनल कनेक्शन की जगह ईगो और डोमिनेंस के नजरिए से देखता है। उसके लिए लोगों पर कंट्रोल या सुपीरियरिटी फील करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब उसे पता चलता है कि फायर क्रैकर का होमलैंडर के साथ वैसी फीलिंग वाला कनेक्शन नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि सोल्जर बॉय इमोशनली कितना डिस्कनेक्टेड इंसान है। यहाँ शो पुरानी जनरेशन की एक टॉक्सिक मेंटालिटी को हाईलाइट करता है, जहाँ इमोशंस दिखाना कमजोरी माना जाता है और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ डोमिनेंस समझा जाता है। इसी वजह से सोल्जर बॉय अपने ही बेटे होमलैंडर को ओपनली रिजेक्ट करता है, क्योंकि उसके लिए इमोशंस दिखाना एम्बैरेसिंग चीज है। सरफेस पर लगता है कि सूप से दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन स्टैन का नजरिया एक डीपर ट्रुथ रिवील करता है। स्टैन खुद सूप नहीं है, फिर भी सालों तक उसने सबको कंट्रोल किया, मैनेज किया और उनकी इमेज से प्रॉफिट कमाया। अब वो सीक्रेटली नेक्स्ट जनरेशन सूप्स को इकट्ठा भी कर रहा है, सिस्टम को बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि उन पर कंट्रोल करने के लिए। यानी असली पावर हमेशा उन लोगों के पास होती है जो सिस्टम को डिजाइन और कंट्रोल करते हैं, ना कि उनके पास जो सिर्फ उस सिस्टम के वेपन होते हैं। इसीलिए होमलैंडर जितना भी पावरफुल हो, वो एक सेंस में अब भी प्रोडक्ट ही है, एक मैन्युफैक्चर्ड वेपन जिसे वॉट ने क्रिएट किया। कंपाउंड V1 को स्टोरी में सिर्फ एक पावरफुल केमिकल की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, बल्कि वो एक डीपर मेटाफोर भी प्रेजेंट करता है। पुरानी जनरेशन के सूप्स जैसे सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट ज्यादा स्टेबल, अमर और नेचुरली डोमिनेंट दिखाए गए हैं, जबकि आज की जनरेशन के सूप्स में ज्यादा कमियां, इमोशनली अनस्टेबल और फिजिकली वल्नरेबल हैं। यानी ओल्ड मनी वर्सेस न्यू मनी मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब जो लोग या फैमिलीज पहले से पावर में होते हैं, सिस्टम नेचुरली उन्हें प्रोटेक्ट करता रहता है। उनके पास बेटर रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होता है, जबकि जो बाद में उस सिस्टम में एंटर करते हैं उन्हें लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से V1 वाले सूप्स एक एलाइट क्लास की तरह लगते हैं, ऑलमोस्ट अनटचेबल, जबकि बाद के सूप्स एक इम्परफेक्ट कॉपी जैसे फील होते हैं। एपिसोड इनडायरेक्टली ये सजेस्ट करता है कि असली इनइक्वालिटी सिर्फ पावर्स में नहीं बल्कि उस फाउंडेशन में होती है जहाँ से वो पावर ओरिजिनेट करती है। ये एपिसोड सिर्फ सूप्स या एक्शन के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली पावर, कंट्रोल और आइडेंटिटी के बारे में है। कौन पावर डिजर्व करता है, कौन उसे कंट्रोल कर पाता है और कौन धीरे धीरे उस पावर में खुद को खो देता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? पावर नहीं, सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जो इतना टूट चुका हो, इतना ईगो में डूब चुका हो कि उसे लगने लगे कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और इस पॉइंट के बाद वो सिर्फ दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, वो उसे जज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा क्या रायन और बुचर सच में मिलकर होमलैंडर को रोक पाएंगे या फिर V1 की ताकत होमलैंडर को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। और सबसे बड़ा सवाल, रायन अपने डैड जैसा बनेगा या उसकी बर्बादी की वजह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।